प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के गोचर फल की। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता रहा हूँ, तो आज का चंद्रमा, आज कितनी तारीख है? 30 मार्च। ये 30 को, 31 को, 1 तक लगभग यही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अभी आज हमारा मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में है। किसमें है? अश्विनी नक्षत्र में। जब चंद्रमा मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में, मतलब पहले दृष्टिकाण में। यहाँ पे कल मैं किसी क्लास में ये बताऊंगा कि दृष्टिकाण 3 होते हैं, 10, 10, 10। तो यहाँ तक आते इसको लगभग 3 दिन का समय लग जाएगा। ये सुबह का समय लिया है, 8:30 बजे के आसपास का समय है। तो मेष राशि को के जातकों के लिए आज कल परसों का कैसा दिन रहेगा? मेष राशि का मतलब लग्न हो गया। मैं प्रारंभ से जितना भी लिया हूँ मेष लग्न या मेष राशि से उठाया हूँ। तो ये प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव कहते हैं लग्न को। लग्न का मतलब होता है जब चंद्रमा जन्म के समय के चंद्रमा पर आते हैं। मान लो किसी का जन्म का चंद्रमा और यहीं से गोचरवश चंद्रमा आए हैं, तो ये जन्म के चंद्रमा से माने जाएंगे, क्योंकि गोचर में अपना सर्कल घूमता रहता है। इनका गोचर का अर्थ ही होता है चलना, घूमना। तो अब हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों का दिन आज का उत्तम रहेगा, क्योंकि लग्न भाव होता है। लग्न में जब चंद्रमा आते हैं तो सुख शांति समृद्धि देते हैं, उत्तम भोजन देते हैं और घर में अच्छा माहौल रखते हैं, परिवार में खुश रखते हैं। मतलब किसी भी तरह का वाद विवाद झगड़ा फिसाद नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा लग्न का उत्तम माना जाता है। ठीक है। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ तो धन मिलता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या फल देंगे? वृषभ राशि के जातकों के लिए वैभाव के माने जाएंगे, क्योंकि जब चंद्रमा यहाँ पे होगा जिनका वृषभ राशि का, तो ये इसकी द्वादश हो जाएगा। तो द्वादश का अर्थ होता है व्यय। व्यय का अर्थ होता है इनको कहीं यात्रा करने जाना पड़ सकता है, इनका कोई नुकसान हो सकता है, इनका कुछ धनहानि हो सकता है, इनका वाद विवाद हो सकता है, सर या आंखों में जलन हो सकती है, एसिडिटी बन सकती है। मतलब इस तरह से कुछ भी खर्च होने के भाव बनते हैं इनकी राशि में। ठीक है, आज के दिन। और बात आती मिथुन लगने के लिए, तो मिथुन लगने के लिए मेष राशि का आज का चंद्रमा एकादश में जाएगा। एकादश का मतलब होता आय, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। 3, 6, तो 1, 3, 6, 7, 10, 11 में चंद्रमा शुभ और उत्तम फल देता है। जब चंद्रमा मिथुन राशि के लिए चंद्रमा एकादश आएगा, जब चंद्रमा एकादश आता है तो जातक को मानसिक एवं आर्थिक लाभ देता है, व्यापार में लाभ देता है, पुत्र परिवार से सुख शांति देता है, उत्तम भोजन का प्राप्ति करवाता है, समय उसका अनुकूल रहता है, मित्रों के साथ हास परिहास में समय उसका गुजरता है, इच्छा पूर्ति होती है, मन प्रफुल्लित रहता है और स्त्री या महिला पक्ष से उसको लाभ मिलता है। चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए ये चतुर्थ का होता है, यानी कि जो इसके लिए दशम जाएगा तो इसके काम में वृद्धि होती है। चंद्रमा जैसे कर्क राशि तो 7, 8, 9, 10, एकादश का मेष का चंद्रमा उसके लिए दशम भाव मानेगा, तो ये कार्य में लाभ देगा, इनकम बढ़ाएगा, कार्य के लिए प्रति अच्छा सोचेगा। अगर कोई रुका हुआ कार्य है तो आज के दिन वो कर पाने में सक्षम होगा, या उसका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा तो कार्य को कर पाएगा। नेम फेम प्रसिद्धि मिलती है, काम में मन लगता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जाएगा चंद्रमा भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में मानसिक टेंशन देता है। जब चंद्रमा नवम भाव में जाता है तो मानसिक टेंशन देता है, कलह देता है और उतना प्रसन्न नहीं रखता है। चूंकि यहाँ पे जहाँ पे शुभ भाव में फल है 1, 3, 6, 7, 10, 11 में ही चंद्रमा शुभ उत्तम फल देता है। नवम भाव में चंद्रमा उतना उत्तम फल नहीं देता है। ठीक है, तो मानसिक क्लेश रहेगा, घर में तनाव रहेगा, कलह रहेगी, आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है, सर दुख सकता है, आंखों में जलन हो सकती है। इस तरह से तमाम तरह की यहाँ पे समस्याएं खड़ी करता है। अब सारी बातें नहीं होंगी, पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ना हो। अब बात आती है कन्या लगने के लिए, कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि का चंद्रमा अष्टम माना जाएगा, तो ये कष्ट देता है, चोट चपेट देता है, दुर्घटना देता है, आर्थिक एवं शारीरिक मानसिक हानि करवाता है। ठीक है। अब बात आती है तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए 7वां माना जाएगा चंद्रमा, तो इनके लिए पत्नी सुख है, व्यापार लाभ है, उत्तम भोजन को प्राप्त करवाता है, रुका हुआ धन देता है, व्यापार में वृद्धि करवाता है। अगर व्यापार में कोई माल फंसा पड़ा तो उसको निकलवा देता है, या कोई नया ऑर्डर लेना होता तो वो प्राप्त हो जाता है। कुल मिला के व्यापार एवं स्त्री से पूर्ण सुख देता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के ही बनेगा छठा भाव। छठा में चंद्रमा उत्तम फल देता है ना। तो रुका हुआ धन वापस दिलाता है, रोग से मुक्ति दिलाता है, जब कोई अगर रोग हो गया उससे मुक्ति दिलाता है, और आपको मानसिक सुख देता है, आपकी यात्रा कराता है, रुके हुए
धन को वापस दिलाता है। स्वास्थ्य अगर बीमार है तो उसको ठीक करता है। महिला या स्त्री पुरुष से संबंध बना मतलब आपस में मिलने के योग बनते हैं। कोई अगर आपसे बिछुड़ गया है तो उसके मिलने के योग बनते हैं। और शत्रु पराजय होते हैं, चूँकि छठा भाव होता है शत्रुओं का, तो इसलिए रोग और ऋण आपका कम होता है, आप किसी को धन दे पा रहे होंगे। धनु राशि आती है, धनु राशि के लिए जाएगा आपका पंचम भाव। पंचम भाव में मित्र भाव होता है, ठीक है, ये मित्र भाव बनेगा धनु राशि वालों के लिए, ये मित्र भाव बनेगा पंचम भाव। लेकिन ये पंचम भाव में उत्तम सुख नहीं देता, मानसिक टेंशन देता है, भोजन नहीं पचता है, एसिडिटी बनने लगती है, गैस बन सकती है, मन में उथल पुथल होता है, नींद ठीक से नहीं आती, किसी मित्र से या घर परिवार में कलह झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के लिए, तो मकर राशि के लिए चतुर्थ जाता चंद्रमा। मकर राशि वालों के लिए भी चंद्रमा बहुत उत्तम फल नहीं करेगा, क्योंकि मकर राशि चतुर्थ भाव में मानसिक टेंशन, घर में कलह है, आपसी वाद विवाद के योग बनते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में जाता है, तो कुंभ राशि के जातकों का तीसरा मानेंगे या एकादश मानेंगे, तो तीसरा मानेंगे तो ये लाभ देता है। पड़ोस से लाभ हो सकता है, व्यापार से लाभ हो सकता है, आप छोटे मोटे टूर में यानी कि पिक्चर देखने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वो ट्रैवल आनंददायक रहेगा। ठीक है, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए, तो मीन राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव होता है, जो कि घर में कलह लड़ाई झगड़े मानसिक विवाद, अब ऐसा नहीं झगड़े का मतलब बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन हाँ अपनी सावधानी रखें, थोड़ा बहुत जरूर कलह कराता है। अब मेष राशि का मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस तरह से हमारे दैनिक राशिफल जो मैंने एक चैप्टर चलाया है दैनिक राशिफल, इससे हम एक मोटा माटी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी 100% नहीं मानेंगे, कोई भी फलित 100% नहीं होता है, इसके पीछे कुछ राज होते हैं। हमारा दैनिक कार्य, दैनिक जीवन, परिवार का माहौल, परिवार के संस्कार, घर का वातावरण, आप अपनी पूजा पाठ में कितना लिप्त हैं, आपके कर्मा कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका कार्य कैसा है, बहुत सी चीज़ें डिपेंड करते हुए तब ये 30% पे जाता है। अब मान लेते हैं कि जिसका चंद्रमा आज मित्र भाव में है, पंचम भाव में होगा, धनु राशि में होगा, उसके लिए मित्र से नुकसान है, भाग्य में अवनति है, पदोन्नति। लेकिन अगर ये वो पूजा पाठ कर्म बहुत अच्छा करता है, भगवान शिव को जलाभिषेक करता है, भगवान शिव का मंत्र जाप करता है, तो यहाँ पे अगर हानि नहीं देगा तो लाभ भी नहीं, अगर लाभ नहीं देगा तो हानि भी नहीं करेगा, और संभवतः अगर उपाय किए जाते तो लाभ ही देगा। ठीक है, ये केवल एक फलित मात्र एक साधन है कि फलित करने के, इसके मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं कि अरे नहीं आज मेरा चंद्रमा नवम भाव में गया है तो आज मुझे ये करेगा, नहीं। आप जाइए भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाइए, उनसे प्रणाम कीजिए, कोई मंत्र आपको आता हो जाप कीजिए, चंद्रमा के दर्शन कीजिए, आपको आराम मिलेगा। भाई इसका ये डर का मतलब नहीं, ज्योतिष का मतलब डर नहीं है, ज्योतिष का मतलब है सावधान, मतलब होने वाली घटना से हम अपने आप को बचा ले जाएं, वही ज्योतिष है। ना कि हम डर के घर बैठ जाएं कि नहीं नहीं आज मैं कुछ नहीं करने का, आज मेरा दिन अशुभ है। ठीक है, भगवान का नाम लेके चलना, जानने से अच्छा है उपाय, रेमेडी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आज के तारा से। इसमें थोड़ा सा मैंने मंगल के गोचर का भी प्रभाव लिया है। मंगल का गोचर 3 अप्रैल 2025 को कर्क राशि में लगभग सुबह के 2:20 AM पर जाएगा कर्क राशि में। ठीक है, ये कर्क राशि में लगभग, अब ये दिल्ली का समय है, बाकी अलग अलग जिले में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग समय पर प्रवेश करेगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से डिपेंड करता है। तो 3 अप्रैल 2025 को मंगल कर्क राशि में 2:20 AM पर जाएंगे। ठीक है, अब और शुक्र और बुध बहुत ही नज़दीक आपस में है, माहौल थोड़ा सा बारिश का बन सकता है, वर्षा बादल आ सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं अलग अलग जिलों में। ये फिर पूरा वर्षा विज्ञान को अगर देखना होता है तो कूर्म चक्र से देखना पड़ता है, कूर्म चक्र नक्षत्रों के सिद्धांत से। इसमें चूंकि उसमें राशियां थोड़ी अलग होती है, वैदिक सिद्धांत में ये मेष राशि है, लेकिन जब कूर्म चक्र में बैठाएंगे तो आए तो ये मेष में, लेकिन नक्शे के हिसाब से ऐसे ऐसे अलग बनेगा जाके वो कूर्म चक्र, इधर पैर इधर मोच इधर पैर ऐसे करके। तो फिर जहाँ पे रोहिणी नक्षत्र मेन नक्षत्र यहाँ से भरते हुए भरेंगे चलेंगे तब दिखाई पड़ेगा कि कौन सी उसमें जा रहा है। ठीक है, तो उसका हम नहीं, लेकिन हाँ शुक्र और बुध जब आसपास कहीं होते हैं और जल तत्व की राशि में होते हैं, जल तत्व की राशि में होते तो वर्षा होने के अधिक संभावना रहती है। अब यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र और चंद्र के नक्षत्र को भी देखा जाएगा। अगर सूर्य के नक्षत्र और चंद्र के नक्षत्र आपके स्त्री या पुरुष या स्त्री या न्यूट्रल उसमें हैं तो उसका बारिश से संबंध बनेगा।
अदरवाइज नहीं बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा प्रकाश डालने का। जी देखिए, जैसे बेसिक सूत्र होता है, अगर सूर्य के कुछ जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों को 2 वर्गों में बांटा गया एक जगह सूर्य के नक्षत्र और एक जगह चंद्र के नक्षत्र। तो जब अगर चंद्रमा के सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा हो या चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य हो, तब वर्षा के योग बनते हैं। तो अभी हमारा वर्तमान में क्या है, और चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में हो, सूर्य सूर्य के नक्षत्र में हो, तो जो सूर्य का ग्रुप है, सूर्य के ग्रुप में चंद्रमा, सूर्य के ग्रुप में सूर्य के ही ग्रुप में उत्तरा भाद्रपद सूर्य के ग्रुप में आता है। अब चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं। यदि सूर्य अपने ही नक्षत्रों में हो और चंद्रमा अपने नक्षत्रों में हो, तो सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती। अब कहाँ होगी? वैदिक में तो ये मीन राशि को उत्तर दिशा माना जाता है, ठीक है, उत्तर दिशा जल तत्व में, ठीक है। तो ये जल के समीप उत्तराखंड जैसे एरिया में या उत्तर भूभाग में बारिश होने के पूरे चांस रहते हैं, बादल आना, बारिश होना, चूंकि ये योग बताता है। अब इसको बहुत प्रूफ करने के लिए नाड़ी सिद्धांत देखा जाता है, नाड़ी में। अच्छा, अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नक्षत्र होते हैं, उनके हिसाब से भी मैं देखना चाहूँगा। तो चंद्रमा है आपके पुल्लिंग नक्षत्र में, पुल्लिंग में है, ठीक। अब सूर्य को देखते हैं कहाँ पे है। सूर्य उत्तरा भाद्रपद में है, और उत्तरा भाद्रपद में, हाँ, उत्तरा भाद्रपद भी सूर्य का पुल्लिंग नक्षत्र है। तो पुल्लिंग में जब होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों इस नक्षत्र पुल्लिंग में होते हैं, तो बारिश के कम योग बनते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी योग तब घटित होता है जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है। जब सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि सूर्य की सारणी में चंद्रमा होते हैं, सूर्य की सारणी में जब चंद्रमा होते हैं तो वायु तेज चलती है, वायु वेग बढ़ा रहता है, वायु वेग बढ़ा रहेगा, यानी कि हवाएं तेज चलेंगी और बादल रहेंगे, रुक रुक कर वर्षा होगी, बहुत घनी वर्षा नहीं होगी, ठीक है। और एक क्या हुआ, 2 सूत्र हमने बताया आपको। सूर्य से, सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा हो, जो कि 27 नक्षत्रों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सूर्य के वर्ग में, एक चंद्रमा के वर्ग में। तो सूर्य के वर्ग में ही चंद्रमा भी हैं, तो यानी कि दोनों एक जगह हो गए। और एक बांटा गया, फिर 27 नक्षत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अगर दोनों नक्षत्र पुल्लिंग में है तो वो भी ये साबित करता है कि थोड़ा गर्मी का मौसम रहेगा, हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो इन दोनों में हवाओं का योग निकला। और जब सूर्य के नक्षत्र को देखा तो ये कह रहे कि बारिश होगी, पर रुक रुक के होगी, बहुत अधिक बारिश नहीं होगी। ये 2 बेसिक सूत्र होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे नाड़ी सिद्धांत भी देखा जाता है, नाड़ी में क्या क्या है, कैसे है। नाड़ियाँ जो 5 होती, 6-7 नाड़ियाँ होती, चंद्र नाड़ी, वायु नाड़ी, दहन नाड़ी, सोम नाड़ी, नीरा नाड़ी, जला नाड़ी और अमृता नाड़ी, इस तरह से नाड़ियाँ होती। पर इसका विषय यहाँ पे अभी नहीं कुछ बताने का, फिर कभी जब वर्षा विज्ञान शुरू करेंगे तब बताएंगे इसको हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल को बता दिया, इसमें देखते हैं ये जो तारा सिद्धांत है, अश्विनी में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए, जो कि आज अश्विनी तो जन्म नक्षत्र हो गया। तो जन्म नक्षत्र किस में? केतु का नक्षत्र है। फिर संपत तारा किस में जाएगा? शुक्र में जाएगा। विपत किस में जाएगा? कहाँ से गिनते? केसु आ, केसु आ का मतलब आदित्य, केसु आ चंभो रा जी सा बो, ठीक है। तो यहाँ केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। तो मेष राशि के लिए आज ज्यादातर दिन अच्छे नहीं है। लग्न का तो ठीक है, लेकिन मंगल जब जाएंगे तो ये केतु विपत तारा में चल रहे हैं, एक बात, ठीक है। और गुरु हमारे 6 में है, गुरु अच्छा फल देंगे, ठीक है। अब बाधक में है मंगल हैं, ये अच्छा फल नहीं देंगे, 1-2 दिन में भी जाएंगे तब। और इसके बाद बाधक में ही आपके शनि राहु भी हैं, ठीक है। फिर मित्र में है सूर्य और बुध, शुक्र, राहु, ये सब इसमें सूर्य में है, ठीक है। तो जब ये क्या मित्र में है, यानी कि जो कृतिका का ये केतु है, केतु मेष राशि के लिए गोचर में अच्छा फल नहीं करेगा, ठीक है। बाकी लगभग ठीक है। बाधक में है आपका मंगल, जब आएगा कर्क में तो मंगल अच्छा फल नहीं करेगा, ठीक है। और मित्र, अति मित्र में सब अच्छे ही फल करते हैं, ठीक है। और शनि राहु
राहु है पूर्वा भाद्रपद में, ये पूर्वा भाद्रपद है, और शनि भी है हमारे पूर्वा भाद्रपद में, हाँ पूर्वा भाद्रपद में है, और ये है बाधक में। यानी कि मंगल शनि राहु मेष राशि के जातकों के लिए उत्तम फल नहीं करेंगे। राहु शनि मंगल, पर अभी 2 ही है, चूंकि ये मंगल का हमने 3 अप्रैल का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको समझें। चूंकि अभी हमने राशिफल का चैप्टर चल रहा है, राशिफल बताया, थोड़ा यहाँ पे बात आगे तो वर्षा विज्ञान की बता दी, बाकी तारा सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना है, ये पहली सीरीज होती है मनुष्य की, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी। पहले सीरीज में ये 9 नक्षत्र होते हैं, फिर दूसरी सीरीज में ये 9 नक्षत्र होते हैं, फिर तीसरी सीरीज में ये 9 नक्षत्र होते हैं, तो 9 त्रिका 27 नक्षत्र हो जाते हैं। ठीक, इसी में हमने पिछली वीडियो में बताया आधान प्रधान, आधान निदान कर्म नक्षत्र है ना, इन तरह से उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका नक्षत्र मंगल जहाँ जा रहा है, कर्म क्षेत्र में जा रहा है, संघातिक में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसके अनुसार और फल को डिसाइड कर सकते हैं।